ओके, कम टू द पॉइंट्स। बच्चे, आज का जो हम लोग का टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है? तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर। किस पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या कहता है कि ईच एंड एवरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हैज टू होल्ड एस्पेक्ट। प्रत्येक लेन देन का, लेन देन मतलब मौद्रिक जो मनी में है ना, नॉन मॉनेटरी नहीं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ना, उसका दो इफेक्ट एटलीस्ट, कम से कम दो अकाउंट पर उसका इफेक्ट क्या होगा? पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड डेबिटेड, देन अनदर एस्पेक्ट इज कॉल्ड क्या? क्रेडिटेड। अगर एक डेबिट होगा दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? जैसे मैथ में हम लोग बच्चे पढ़े थे कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग में भी है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हम कह सकते हैं कि लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी एक फॉर्मूला अगर पता चल गया, देखो 3 डिजिट है, एसेट्स, लायबिलिटीज और क्या? कैपिटल। तो इस तीनों में से किसी का भी मुझे अगर फिगर को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? अगर लायबिलिटी मुझे पता करना है तो तुरंत लिखेंगे क्या? एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर मुझे कैपिटल को पता करना है तो क्या लिखेंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर मुझे एसेट्स को पता करना है तो लायबिलिटीज प्लस क्या? कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये signifies that the assets of a business are always equal to the क्या? Liabilities plus capital। यानी हमेशा एसेट्स उतना ही होगा जितना कि उस बिजनेस का लायबिलिटीज और क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक लाइन नोट कर लो सही बच्चे। मतलब लायबिलिटी और कैपिटल मिला के जितना होगा उतना एसेट कहलाएगा। हाँ बस। तब ठीक। रहा बात इनकम एक्सपेंसेस का, तो उसको क्या किया जाता है? जैसे मान लो अब हम रेंट पेड किए, एक्सपेंसेस हुआ, तो कैपिटल अकाउंट एक्सपेंसेस से इफेक्ट डायरेक्ट कौन पड़ता है? कैपिटल अकाउंट। जो बच्चे आप लोग पढ़ के आए हो वो बच्चे देखे होंगे कि एक्सपेंसेस इज डेबिटेड टू द क्या? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट जब बनाए थे तो एक्सपेंसेस को कहां दिखाते थे? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। यानी एक्सपेंसेस और इनकम से आपका प्रॉफिट पर फर्क सबसे ज्यादा पड़ता है, या सबसे ज्यादा क्या, सब पूरा फर्क उसी पर पड़ता है, प्रॉफिट पर ही पड़ता है कि खर्च ज्यादा कर दिया, प्रॉफिट घट गया। प्रॉफिट घट गया मतलब कैपिटल क्या हुआ? घट गया। यह चीज सोल ट्रेडिंग कंसर्न में होता है। किसमें होता है? जिस बिजनेस का है ना ओनर ओनली 1 पर्सन हो, मतलब ओनर भी वही है और सर्वेंट भी वही है, उस बिजनेस को हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। और उस कंसर्न का एक ही मकसद है कि जो भी प्रॉफिट हो अपने पॉकेट में रख लो, किसी को देना नहीं है। जो भी लॉस हो तो खुद उसको फुलफिल करो। घर का थाली भी बेच करके वो क्या करेगा? उसको देगा। ये डिफरेंस है कंपनी में और क्या? सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में या पार्टनरशिप में। कि पार्टनरशिप बिजनेस हो या सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, उसमें उसका जो लायबिलिटी होता है बच्चे वो अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। लेकिन कंपनीज का जो लायबिलिटी होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जितना पैसा जिस शेयर होल्डर से लिया है उतना ही पेमेंट करेगा। ये कंपनी के केसेस में है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें लिखिए तो बच्चे सभी, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट। रिपीट कीजिए ना। अकाउंटिंग इक्वेशन is based on dual aspect
of accounting फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, dual aspect of accounting which holds HOLD holds which holds that for every debit or credit there is equal, which holds that for every debit or credit, comma करके, there is equal debit or credit. अगर हम इस तरह से कहें कि जैसे मैथ में बच्चे हम लोग पढ़ते थे क्या, LHS इक्वल टू क्या, RHS, ठीक उसी तरह से बच्चों को दिखाई दे रहा है, ओके, तो LHS इक्वल टू RHS, ये तो मैथ का था टर्म। अकाउंटिंग में क्या कहता है कि डेबिट डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट क्या कहता है कि एवरी डेबिट मस्ट हैव अ क्या, क्रेडिट। हाँ, जितना डेबिट है उतना ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। PR इक्वल टू CR, ठीक है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही माइंड में रखना है, ये इसका फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। अभी नोट नहीं करना, जब कहेंगे तब आप नोट कीजिएगा। ये लाइन समझ में आया? यस सर। ओके, सेकंड में लिखिए, सेकंड पॉइंट देकर के, an increase or decrease in the total of a concern, an increase or decrease in the total of a concern must be equal फिर से पढ़िए क्या लिखे हैं, टोटल एसेट्स वहां पर लिखे थे ना, क्या लिखे थे, सिर्फ टोटल लिखवाए थे, टोटल ऑफ अ कंसर्न, टोटल ऑफ एसेट्स लिख दीजिए वहां पर, टोटल ऑफ एसेट्स, हाँ, टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू क्या, टोटल ऑफ, मस्ट बी इक्वल टोटल ऑफ क्या, लायबिलिटीज, हाँ, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये इजी है, छोटा सा ये सेंटेंस है। सर मस्ट बी इक्वल टोटल ऑफ क्या, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, मस्ट बी इक्वल टू द लगा दो, टू द टोटल ऑफ क्या, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। सर कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं सर, उन्हें अंदर कर लीजिए। Accounting equation is also known as, third point में, हाँ, accounting equation is also known as basic accounting equation, known as basic
अकाउंटिंग इक्वेशन और फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन। हाँ सर फंडामेंटल के बाद क्या बोले? फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है, बैलेंस शीट इक्वेशन। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। Accounting equation is also known as basic accounting equation or fundamental accounting equation और बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, अब इसका थोड़ा अगर डिफिनेशन अगर हम लोग समझे तो लिखेंगे एन अकाउंटिंग, फोर्थ पॉइंट कर दीजिए, ये इसका डिफिनेशन है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ, अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन तो आप ये आंसर दे सकते हो। हाँ, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the assets and liabilities of a firm are equal। लाइबिलिटी को ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इंटरनल एज वेल एज क्या, एक्सटर्नल। ठीक है बच्चे, क्योंकि कैपिटल इज द पार्ट ऑफ क्या, इंटरनल लाइबिलिटीज। यस या नो? लाइबिलिटी जो है, सॉरी कैपिटल जो है वो किसका पार्ट है, इंटरनल लाइबिलिटीज का। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड में कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा करना क्या पड़ेगा, इसके ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, इंटरनल एज वेल एज क्या, एक्सटर्नल। ये अगर हम लिख दे तो कोई गलत नहीं होगा, इंटरनल प्लस क्या, एक्सटर्नल, दोनों लायबिलिटीज, तो ये क्या आ जाएगा, एसेट्स के इक्वल में आ जाएगा। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड, ये तो खैर नोट करवा दिए आप लोगों को, ये तो नोट करवाए हैं ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर बेस्ड है, हाँ, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो यहां पर आप इसमें लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला तो लिख लिए सभी बच्चे? ठीक है, अब इसमें इसका बहुत सारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला की मतलब अगर इसको अगर हम ये कहें कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी तो भी ठीक है ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी ठीक है। या एसेट्स इक्वल टू इंटरनल, एक फॉर्मूला और उसी में लिख लीजिए, एसेट्स इक्वल टू, सर थोड़ा साइड हो जाए, एसेट्स इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटीज प्लस इंटरनल इक्विटीज, वही इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। या एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटीज, तो कोई गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। एक्सक्यूज मी सर, एसेट्स इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटी प्लस इंटरनल इक्विटीज, ये 4-5 हम देखिए ऐसे बोर्ड पर ये डिफाइन करते हैं शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट में
आप लोग को समझ में आएगा बच्चे। देखो ए फॉर क्या, एसेट्स, ठीक है, ई फॉर इक्विटी, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसका ये इक्वेशन बनता है ए इक्वल टू एल प्लस सी, है ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्या, कैपिटल, या ए इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू ई मतलब इक्विटीज, ठीक है, या एसेट्स इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी जिसमें प्रोप्राइटर यानी ओनर्स का क्या रहता है, लेने का राइट रहता है, उसको हम लोग ओनर्स इक्विटी कहते हैं। लाइक जैसे कैपिटल हो गया या रिजर्व का कोई पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, ओनर्स इक्विटी में आएगा। तो ओनर्स इक्विटी प्लस क्या, करंट इक्विटी, सीई करंट, है ना। उसके बाद या क्रेडिट, सॉरी करंट इक्विटी नहीं, क्रेडिटर्स इक्विटी हो जाएगा ये। सीई का मतलब यहाँ पर सीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिटर्स और ई फॉर क्या, इक्विटीज, ये लिख सकते हैं सी का फुल फॉर्म। तो फिर इसके बाद और भी इसको लिख सकते हैं। हाँ ओई का मतलब सर, ओई का फुल फॉर्म सर, ओई का ओनर्स इक्विटी, ओनर, हाँ, और आई और ई का मतलब क्या हो गया, इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी, यहां पर लिख लीजिएगा बच्चे थोड़ा। आई एल का मतलब हो गया इंटरनल लायबिलिटीज और ई एल का मतलब हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सर सी का मतलब सर करंट इक्विटी है, नहीं, क्रेडिटर्स इक्विटी, क्रेडिटर्स इक्विटी, नहीं तो सबको हम डिफाइन करके लिखवा ही देते हैं आप लोगों को। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, उसको हम लिखवा देते हैं, नोट करवा देते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर मान लो मुझे कैपिटल पता करना पड़ेगा तो क्या कहेंगे, कैपिटल इक्वल टू क्या, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कहेंगे, ए माइनस सी, यस सर, या माइनस एल, एल एल। हाँ, सर एल का मतलब, ए का मतलब हो गया एसेट्स, एल का मतलब हो गया लायबिलिटीज, ईएल सर, ई एल का एक्सटर्नल sir. लायबिलिटीज। वेयर करके लिख लीजिए ना, वेयर ए इक्वल टू एसेट्स, ई इक्वल टू इक्विटी, सी इक्वल टू कैपिटल। सब नोट कर लीजिए, सब कोई टोटल पॉइंट नोट कर लीजिए। ए स्टैंड फॉर एसेट्स, ई इक्वल टू इक्विटीज, सी इक्वल टू कैपिटल, एल इक्वल टू लायबिलिटीज, ओ ई का मतलब हो गया ऑनर्स इक्विटीज, सर इक्विटी क्या है सर, बताते हैं बच्चे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ओ ई का मतलब हो गया ऑनर्स इक्विटी, जिसमें ओनर्स का रहता है ना, मतलब लेने का राइट, जितना भी अमाउंट एक बिजनेसमैन को पेमेंट करेगा वो टोटल का टोटल ओनर्स इक्विटी ही कहलाएगा। क्रेडिटर सिक्योरिटी, सी का मतलब क्रेडिटर सिक्योरिटी, आईएल का इंटरनल लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें जनरली जो हम लोग अभी जनरल एंट्री तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन अकाउंट्स का टॉपिक तो बताए हैं। अकाउंट्स का टॉपिक बच्चे आप लोगों को बताए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटी, बेसिक टर्म भी बताए होंगे आप लोगों को क्या? नो सर, नहीं बता। नहीं बता। बेसिक नहीं बताए सर, बेसिक टर्म आप लोगों को नहीं बताए हैं। नो सर, नो सर, नो सर नहीं पता है। पर्सनल अकाउंट, इसमें 3 पॉइंट को आपको माइंड में रखना है, एसेट्स, लायबिलिटी और क्या,
कैपिटल। तो डेबिट क्रेडिट होता है, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं ना। तो इसमें हम लोग को समझना है, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में जो जनरली आपको काम आएगा, ये देखिए ऊपर में कोई भी बिजनेस होगा, किसी भी बिजनेस का हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो बिजनेस में अगर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो, एक तो डेबिट आइटम्स और एक क्या हो जाएगा, क्रेडिट आइटम्स। लिखिए दिखा, तो पहले डेबिट आइटम में लिख लेंगे, एरो के ऊपर क्या लिखे सर? ये बिजनेस है, बिजनेस है ना। तो बिजनेस में कभी भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन किसका बनाओगे बच्चे, बिजनेस का ही बनाओगे ना। तो इस बिजनेस में आपको देखना पड़ेगा, पहले ये जानकारी होनी चाहिए ना कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। तो जितना भी एसेट्स है उसको हम लोग किस आइटम में रखते हैं, डेबिट आइटम में रखते हैं। और जो भी कैपिटल हो या लायबिलिटी हो वो क्या होगा, क्रेडिट। तब नहीं डेबिट, तब नहीं बताया था अभी डेबिट इक्वल टू क्या, क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट में पहले नाम लिखिए, जैसे गुडविल हो गया, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, पहले डेबिट आइटम लिख लो। हाँ, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, हाँ, इन्वेस्टमेंट। सर फर्नीचर के बाद क्या बोले? फर्नीचर के बाद स्टॉक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद डेटर्स, DEBTORS, बी इसमें साइलेंट होता है, डेप्टर मत बोलना, डेटर्स। यस सर। हाँ, ये डेटर्स मतलब नहीं, इसको जो इसमें नहीं होगा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। डेटर होता है वो पर्सन जिससे फ्यूचर में विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिसको 1 साल के अंदर में, अगर अकाउंटिंग ईयर हम 12 मंथ का एज्यूम करते हैं, तो कोई भी पर्सन है ना, पर्सन का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जिसको हम गुड्स क्या किए, सोल्ड कर दिए क्रेडिट पर, वही मेरा डेटर होगा। वो पर्सन जिससे मनी क्या करना हो, कलेक्ट करना हो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में जिस किसी भी पर्सन से मनी क्या करना हो, रियलाइज करना हो, मनी क्या करना हो, कलेक्ट करना हो, तो वो पर्सन ही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। और उस डेटर के लिए वो बिजनेस क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स। तो one person is called debtor, then another person is called क्या, creditors, है ना। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल, जो बिल उन कलेक्ट करते हैं, नहीं देखते हो टेम्पो से कोई सामान बड़ा बड़ा जो गुड्स को क्या करता है, हाँ, बिल रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक का मतलब यहाँ बच्चे ये हुआ कि बिजनेस, आप देखते हो ना करंट अकाउंट ओपन करता है ना, यस सर, याद है। अरे बिजनेस करंट अकाउंट नहीं ओपन करता है जी, तभी तो उसको लोन मिलेगा, बिना करंट अकाउंट का थोड़े लोन मिल जाएगा। उसके ट्रांजैक्शन को जब बैंक देखेगा तब ना उसको लोन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ सवाल है कि बैंक का मतलब कि पैसा वो बिजनेस जिस बैंक में डिपॉजिट करके रखा है या जिस बैंक से वो ट्रांजैक्शन करेगा, ठीक है। अब बिजनेस का काम ये थोड़ा है कि घरे घरे जाकर के पैसा वसूल करेगा उससे, कस्टमर से। कस्टमर को बोल दिया कि भैया मेरा ये अकाउंट नंबर है, अभी देखते हो अभी तो अब टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, फोन पे आ गया है ना, गूगल पे, पेटीएम हो गया। तो आप देखते हो सामान लेते हो और तुरंत उसको पेटीएम करते तो उसके अकाउंट में क्या हो जाता है, क्रेडिटेड, और आपके अकाउंट में क्या हो जाता है, डेबिटेड। कभी गौर किए हो क्यों डेबिट और क्रेडिट होता है जी। अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज में ये याद रखो, ये समझ लो कि अगर पैसा आपके पास से जा रहा है, इट मींस
क्या हो रहा है, जिसके यहाँ जा रहा है उसमें क्रेडिट हो रहा है, लेकिन आपका अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अभी देखते हो एटीएम से पैसा निकालते हैं तो लिखता है ना योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यस सर। यस सर। यानी निकल आपका गया। अकाउंट उसके बुक्स में, आपका अकाउंट उसके बुक्स में डेबिट हुआ है, तो आपके बुक्स में उसका अकाउंट क्या हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो डेबिट होगा, अगर हमको कोई पे करे तो क्रेडिट हो सकता है, वही ना। हाँ निश्चित होगा। आपको क्रेडिट अगर मान लेते हैं आप अपने अकाउंट को, हम जनरल एंट्री में भी इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को और क्लियर करेंगे। सिंपल यहाँ ये समझिए कि अगर पैसा आपके यहाँ से जाएगा तो कैश को क्रेडिट करना है, और पैसा अगर आपके यहाँ आएगा तो कैश को क्या करना है, डेबिट करना है। तो चाहे कैश हो या बैंक हो, ये हो गया। इसमें लिखिए क्रेडिट आइटम में बताए ना, जैसे सोल्ड गुड्स टू राम इज ₹500, राम को हम 500 रुपया का सामान बेच दिए, तो राम इज कॉल्ड क्या, डेटर। मेरे लिए राम क्या हो जाएगा, क्योंकि उससे पैसा आपको क्या करना है, लेना है। नेक्स्ट लायबिलिटी, ये लिखेंगे बच्चे डेबिट आइटम में। ये हम एग्जांपल दिए थे क्या, किसका, एसेट्स का, है ना। अभी जितना भी एग्जांपल दिए सब किसका था, एसेट्स का। क्रेडिट में लिखिए लायबिलिटीज, क्रेडिट में लिखिएगा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कौन कौन आइटम होगा, तो पहला लिखिए कैपिटल, हाँ लायबिलिटी के अंदर में कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड में लिखिए लोन, अगर किसी से कर्ज लिए हैं, देखो लोन ले भी सकते हैं, लोन दे भी सकते हैं। अगर किसी को लोन दिए तो वो मेरा एसेट्स है, अरे पैसा दिए पैसा लेंगे ना जी, तो वो एसेट्स है। और अगर लोन हम किसी से लिए तो मुझे रिफंड करना है, मतलब वो लायबिलिटी हो जाएगा, तो लोन। उसके बाद लिखिए ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट को मतलब जानते हैं, नो सर। नो सर, बताइए सर। ओवरड्राफ्ट का मतलब यहाँ बच्चे ये होता है कि जब आप किसी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट जितना किए, उस डिपॉजिट अमाउंट से जितना एक्सेस क्या कर लिए, विथड्रॉ कर लिए, ठीक है। अमाउंट विथड्रॉन लिखिए, तो ओवरड्राफ्ट का नोट में करके लिख लीजिएगा, amount withdrawn in excess of amount standing, amount withdrawn in excess of amount standing in one's account in the bank is known as bank overdraft. सर कैपिटल लायबिलिटी में कैसे आएगा? कैपिटल लायबिलिटी में ये आएगा कि ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन आर बोथ सेपरेट। अभी थोड़ा दिन पहले बताए थे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो बिजनेस ये एज्यूम करता है कि ये बिजनेसमैन जो भी पैसा हमको दिया है इसको मुझे आज नहीं तो कल क्या करना है, रिफंड करना है। ये पहले समझ में आया कैपिटल? किनका क्वेश्चन था बच्चे? यस सर, आ गया समझ में? हाँ। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने फ्यूचर में कुछ काम करने के लिए पैसा क्या किया है, जमा करके रखा हुआ है फंड के रूप में,
तो जब वो काम करेगा तो वो तो अमाउंट विथड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा? इस पर किसका हक रहता है, अधिकार किसका है इस पर? बिजनेसमैन का। किसका है? जमा किया है। तो वो जमा किया है तो वो तो लेगा ना, रिफंड करेगा ना, लौटाएगा यस ना। सर। चलिए हाँ, सीसी यहाँ होता है। देखिए सीसी का मतलब यहाँ पर देखिए, ओडी का मतलब आपका क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का नाम सुने हैं? हमको Yes, जहां sir. तक हमको जहां तक नाम या जानकारी है, सीसी का फुल फॉर्म जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी होता है। क्रेडिट कार्ड। ओवरड्राफ्ट हो गया, उसके बाद पॉइंट क्या था, लायबिलिटी साइड में ना। यस सर। चलिए आगे लिखिए, उसमें ओवरड्राफ्ट के आगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, हाँ। उसके बाद लिखिए बिल्स पेबल, उसी में ये सब, हाँ। ओवरड्राफ्ट के नीचे क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेबल, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, PAYABLE, बिल्स पेबल। उसके बाद था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद था इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस।